अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में खुश आमदीद। सीज फायर के बावजूद इसराइली टैंक्स लबनान में घुस गए। क्या अब इसराइल सीरिया के बाद पूरे लबनान पर कब्जा करना चाहता है? जानते हैं इस वीडियो में। 2 जनवरी 2025 को यानी कि न्यू ईयर के अगले ही दिन इसराइली टैंक्स और फाइटर्स ने लबनान में घुसकर हिजबुल्लाह पर अटैक कर दिया। सीज फायर के बावजूद इसराइल ने हिजबुल्लाह पर हमला किया है। इससे ये तो साबित हो गया है कि इसराइल कभी भी हिजबुल्लाह को नहीं मानेगा और ना ही वो कभी हिजबुल्लाह को आराम से रहने देगा, क्योंकि सीज फायर के बाद हिजबुल्लाह ने तो कोई अटैक नहीं किया इसराइल पर, लेकिन इसराइल ने ये मुआहिदा तोड़ा है और वो इस सीज फायर के खिलाफ गया है, जिससे अब लबनान भी गुस्से में है कि जब सीज फायर हो गई थी तो फिर अब क्यों इसराइल अटैक कर रहा है। हिजबुल्लाह तो वैसे ही मौके की तलाश में था और ये मौका तो अब इसराइल ने खुद ही हिजबुल्लाह को दे दिया है, लेकिन इसराइल के अटैक के बाद अभी तक हिजबुल्लाह ने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही बदले में उन्होंने कोई अटैक किया है। लेकिन हिजबुल्लाह अब लबनान की हुकूमत पर प्रेशर डाल रहा है कि अब बताओ क्या करें, क्योंकि सीज फायर तो लबनान ने ही करवाया था, जिसमें ये 4 लोग शामिल थे। एक लबनान, दूसरा सीरिया, तीसरा हिजबुल्लाह और चौथा ये अमेरिका और यूरोप के 4-5 मुल्क। लेकिन अब सीज फायर के बावजूद इसराइल ने हिजबुल्लाह पर हमला कर दिया है और अब शायद दोबारा से हिजबुल्लाह और इसराइल की जंग शुरू हो जाएगी और शायद ये लड़ाई एक बड़ी जंग में तब्दील हो जाएगी, क्योंकि इसराइल तो अपने टैंक्स और फाइटर जेट्स लेकर लबनान में घुस गया है और अगर ये वापस चले जाते हैं तो ठीक है, ज्यादा मामला नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर इसराइल पीछे नहीं हटता और आगे ही आता जाता है तो फिर शायद हमें एक बड़ी जंग देखने में मिले, जिसमें शायद हिजबुल्लाह के साथ साथ लबनान भी इसराइल के खिलाफ अटैक करेगा, क्योंकि जमीन तो लबनान की ही है। अगर इसराइल पीछे नहीं हटता तो शायद लबनान और हिजबुल्लाह मिलकर इसराइल पर हमला करें। अच्छा, अब एक तरफ जहां हिजबुल्लाह और इसराइल की जंग शुरू होने वाली है, दूसरी तरफ हमास भी ताकतवर हो गया है और उसने तकरीबन 30,000 से भी ज्यादा जंगजू अपने साथ शामिल किए हैं, जिससे वो इसराइल पर बड़ा अटैक करे। अब एक तरफ हिजबुल्लाह और लबनान है और दूसरी तरफ हमास है और तीसरा यमन का तो आपको पता है कि वो रोजाना 1-2 मिसाइल इसराइल पर मार देता है। वैसे तो यमन 1-2 दिन से अमेरिका के साथ उलझा हुआ है, लेकिन वो फिर भी इसराइल पर दबाव डाली बैठा है। अब जहाँ इसराइल पर पहले से ही बाहर से हमले हो रहे हैं, वहाँ अंदरूनी तौर पर भी एक्टिविटीज होना शुरू हो गई हैं और इसराइल की आवाम और हर कोई ये चाहता है कि अब इसराइल को सारी जंगें खत्म करनी चाहिए और हर किसी के साथ सीज फायर करके अपने आप को स्टेबल करना चाहिए। लेकिन नेतन्याहू किसी की नहीं सुन रहे और वो सिर्फ अपनी जिद के लिए अटैक कर रहे हैं। अब आप देखें, जहां पहले ही हिजबुल्लाह के साथ जंग खत्म हो गई थी, अब इसराइल ने उसको भी दोबारा शुरू कर दिया है, तो बाकी सारी बातें तो साइड पर कर दो। और दूसरा, इसराइल में एक ये भी न्यूज फैल रही है कि आज से पहले कभी भी जूइश हुकूमत 80 साल से ज्यादा नहीं रही। मतलब कि वो अपनी पूरी हिस्ट्री देखकर खुद कहते हैं कि हमारी पिछली 2000 सालों में एक भी हुकूमत ऐसी नहीं है जो 80 साल से भी ज्यादा चली हो, और उन्होंने इसको नाम दिया है 80 ईयर्स कॉम्प्लेक्स। मतलब उनको लगता है कि 80 साल से ज्यादा हम हुकूमत नहीं कर सकते। पहले तो इसराइल को ये लग रहा था कि इस बार शायद वो अपने आप को कायम रखने में कामयाब हो जाए और वो 80 साल से ज्यादा हुकूमत करके इस 80 ईयर वाली बात को गलत साबित करके अपने 2000 साल के रिकॉर्ड को तोड़ देगा। पहले तो यही लग रहा था कि शायद इसराइल अपने इस रिकॉर्ड को ब्रेक कर देगा और 80 से ज्यादा साल हुकूमत कर लेगा, क्योंकि इसराइल हर चीज पर कंट्रोल करके बैठा हुआ है। दुनिया की सबसे बड़ी डायमंड इंडस्ट्री सारे जूइश चला रहे हैं। दूसरा, वो टेक्नोलॉजी में भी सबसे आगे हैं। सारा सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, ये सब कुछ जूइश कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब कि हर चीज पर उनका काफी अच्छा कंट्रोल है। तो इससे यही लग रहा था कि शायद इस बार वो सरवाइव कर जाएंगे। लेकिन जैसे एक साल में इसराइल मुख्तलिफ जंगें लड़ता जा रहा है, जो जंग फलस्तीन से स्टार्ट हुई थी उसमें अब हमास, हिजबुल्लाह और यमन भी आ गया है, तो अब 80 साल वाली बात सच होती नजर आ रही है। और ये कोई हमास या हिजबुल्लाह नहीं कह रहा कि इसराइल खत्म होने वाला है, ये इसराइल का खुद का मीडिया कह रहा है कि हम आज से पहले कभी भी 80 साल से ज्यादा देर तक हुकूमत नहीं कर पाए। और ये इसराइल का 77वां साल है, जिसमें इसराइल के खुद के लोग ये कह रहे हैं कि अगर जंग बंद नहीं हुई तो इसराइल 1-2 साल में खत्म हो जाएगा। देखिए अमेरिका कितनी देर तक इसराइल को सपोर्ट करेगा, एक ना एक दिन उसे भी ये सब कुछ रोक के सीज फायर की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन नेतन्याहू अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए जंग कर रहे हैं, जिससे इसराइल में अंदर से ही बगावत होना शुरू हो गई है और लोग इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ छोटे मोटे प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन उसकी ज्यादा न्यूज सामने नहीं आई। लेकिन इसराइल एक तरफ जंगों में फंसता जा रहा है और दूसरा वो आहिस्ता आहिस्ता दूसरों की जमीनों को कब्जे में लेता जा रहा है। गोलान हाइट्स पर इसराइल ने कब्जा कर लिया है, अब वो और भी जगह को कब्जे में करने के चक्कर में है। और दूसरा, इसराइल ने दमिश्क को 2 बार टेररिस्ट भी डिक्लेयर कर दिया है। हालांकि दमिश्क ने ना ही इसराइल पर कोई अटैक किया है और ना ही उसके खिलाफ कुछ और बोला है, लेकिन इसराइल जमीन को भी कब्जे में ले रहा है और दमिश्क को भी उसने टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया है। और अगर सीरिया की बात करें तो सीरिया में अब तकरीबन 5 हुकूमतें चल रही हैं,
ایک طرف تو ترکی ہے، دوسری طرف امریکہ تو سیریا سے آئل بھی نکال رہا ہے، تیسرا اسرائیل، چوتھا STS اور پانچواں دمشق۔ مطلب کہ اس ساری جنگ میں امریکہ اپنا مطلب پورا کر رہا ہے، اور یہ سارا کچھ انہوں نے کروایا بھی اسی لیے ہے۔ اور امریکہ نے تو خود کہا ہے کہ بشار الاسد کی حکومت میں پچھلے ایک سال میں ہمیں تقریباً $6 بلین کا آئل ملا ہے۔ پہلے تو بشار الاسد کی حکومت تھی، لیکن پھر بھی امریکہ نے $6 بلین تک کا آئل نکالا ہے، لیکن اب تو کوئی حکومت نہیں، تو اب امریکہ کتنا آئل نکال رہا ہوگا؟ کیونکہ پہلے تو بشار الاسد کی حکومت میں کچھ زمینوں کو ٹیررسٹ کے ذریعے اپنے قبضے میں لے کر آئل نکال رہا تھا، اور اگر امریکہ نے ایک سال میں $6 بلین کا فائدہ اٹھا لیا ہے تو اب تو امریکہ کو پوری آزادی ہے، کیونکہ اب تو وہاں پر کوئی حکومت نہیں ہے۔ تو اب امریکہ کتنا فائدہ اٹھا رہا ہوگا اور کتنا تیل نکال رہا ہوگا، اور اسی وجہ سے یہ سیریا کا مسئلہ حل نہیں ہونے دے رہے، کیونکہ پہلے تو یہ چاہتے تھے کہ بشار الاسد ایک ڈکٹیٹر ہے، اس کی حکومت ختم ہونی چاہیے، تو اب تو حکومت ختم ہو گئی ہے، تو اب یہ کیوں نہیں سیریا کے معاملات ختم کرتے؟ بشار الاسد کے جانے کے بعد ہر کوئی اپنی اپنی جگہ کو قبضے میں لے کر بیٹھ گیا ہے، اور لگتا ہے کہ سیریا کے 5 ٹکڑے ہوں گے، جس میں سے ایک ترکی لے جائے گا، ایک اسرائیل لے جائے گا، ایک STS، ایک دمشق، اور آخری حصہ ISIS لے جائے گا۔ امریکہ کو تو بس تیل چاہیے، وہ تو امریکہ ISIS جیسے ملیٹنٹ گروپ کو پیسے دے کر بھی لے سکتا ہے، لیکن ابھی تک سیریا پر کوئی پیس ٹاک ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ ایک دن پہلے ہی سیریا کے فورن منسٹر گئے تھے سعودی عربیہ، اور اب سعودی عربیہ بھی کھل کر سیریا میں سامنے آ گیا ہے۔ ویسے بھی سعودی عرب پورے طریقے سے سیریا میں ہاتھ جمائے بیٹھا تھا، لیکن اب وہ کھل کے سامنے آ گیا ہے، اور اس نے حکومت ختم ہونے کے تھوڑے دن بعد ہی سیریا کے فورن منسٹر کو انویٹیشن بھیجا تھا کہ آپ سعودی عرب وزٹ کریں، اور انویٹیشن کے ایک ہی دن بعد سیریا کے فورن منسٹر سعودیہ پہنچ گئے ہیں، اور اب شاید سعودی عرب بھی سیریا کے حوالے سے کوئی بات کرے، جس میں سعودی عربیہ کا کیا فائدہ ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ دوسرا ایک اور چیز ہوئی ہے سیریا میں، جہاں سیریا میں 5-6 گروپ ایک ساتھ لڑ رہے تھے، وہاں فرانس نے بھی انٹری ماری ہے، اور اس نے سیریا میں ایئر اسٹرائک کی ہے، جس میں فرانس کا کہنا ہے کہ انہوں نے دمشق پر ایئر اسٹرائک کی ہے، لیکن شاید اب فرانس بھی موقع کا فائدہ اٹھا کر سیریا میں قبضہ کرنے آ جائے۔ دوسری طرف اب دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل اور لبنان کی جنگ کہاں تک جاتی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ حزب اللہ اور حماس مل کر اسرائیل کا مقابلہ کر لیں گے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔